बेटा आज हम शॉर्ट टू स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट टू मतलब केमिस्ट्री आपकी फिनिश। आपने शॉर्ट वन देखा होगा, केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास जो थी, और ये आपकी सेकंड क्लास है। दोनों क्लास को आपको समझ लेना है। ठीक है, और अब आपका टाइम है, हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, सोशल पढ़नी है, साइंस पढ़ने का टाइम नहीं, लेकिन आपको जितना टाइम मिल पाए वीडियो बार बार देखते रहें। ठीक है, क्योंकि आप नहीं कर सकते हो लेकिन सुन तो सकते हो, समझ सकते हो। कॉपी में रिटन वर्क नहीं कर सकते हो लेकिन करने का काम तो कर सकते हो ना। समझो और कोशिश करो कि जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाए उतनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें। ठीक है, नॉलेज गेन करेंगे और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि अब हम कॉपी ले करके उसमें लिख लिख करके इतना टाइम नहीं बचा आपके पास कि आप उसको कर पाओ। आपके पास प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब प्रेशर में मत आइए। प्रेशर को कम करने के लिए मैंने शॉर्ट टू बनाया, शॉर्ट वन शॉर्ट टू मिला करके अपनी केमिस्ट्री फिनिश। ठीक है, अब आपको करना क्या है, कैसे क्या तैयारी करनी है, उस पर चर्चा करने चले हम लोग। इसलिए ध्यान से समझते हो बेटा, क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज आपकी केमिस्ट्री क्लास फिनिश हो रही है। अब इसके बाद हमारी अगली क्लास होगी फिजिक्स की। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आप इन्हें क्लियरली पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि मिस हो जाए आपसे कुछ। मिस कुछ नहीं होने वाला बेटा, इसलिए क्लास को मिस मत करें। ठीक है, और उसको तभी देखें क्लास को जब आपका टाइम हो। नहीं ऐसे सीन करा आपने फिर उसको देखा नहीं। देखने का मतलब यार कोई आपको काम पड़ा हुआ, उधर भी दिमाग लगाए, इधर भी दिमाग लगाए, किसी एक में करें। ठीक है, और मैं बहुत पोलाइटली आपको समझा रहा हूँ। चाहूँ तो मैं भी चिल्ला सकता हूँ कि ये आपकी यूट्यूब क्लास है, ये आपका आज पूरा केमिस्ट्री फिनिश। ठीक है, इस टाइप में मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ बेटा। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ वो देखिए आप। आज आपको मैं एसिड बेस एंड सॉल्ट पे ले चल रहा हूँ, अम्ल क्षार लवण वाले पर। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, एसिड क्या है। एसिड क्या है, एसिड क्या है, एसिड एक पदार्थ है। क्या एक सब्सटेंस है, एसिड क्या एक पदार्थ है जो क्या करता है, जो अपना लिटमस पेपर है या लिटमस लिक्विड फॉर्म में, लिटमस दो टाइप के, लिटमस क्या है, इंडिकेटर है जो बताता है कि एसिड है कि बेस है। एसिड या बेस प्रॉपर्टी को शो करता है। तो वही मैंने लिख रखा है कि सब्सटेंस व्हिच टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड, यानी जो आपके ब्लू लिटमस को क्या कर रहा है, रेड कर रहा है। क्या कर रहा है, ब्लू को रेड कर रहा है, वही क्या है, एसिड है बेटा। एसिड की डिफाइन यही मिल गई आपको कि एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ है। सब्सटेंस मतलब एक पदार्थ, एक पदार्थ जो क्या कर रहा है, लाल लिटमस को, नीले लिटमस को क्या करता है, लाल कर देता है। नीले लिटमस पेपर को रेड कलर में कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ठीक है, एसिड क्या है, एसिड सब्सटेंस व्हिच टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। ब्लू लिटमस को क्या कर, रेड कर देगा, उसे एसिड कहेंगे। या ऐसे कह सकते हो कि वे पदार्थ, ठीक है, वे पदार्थ जो क्या करते हैं अम्लीय विलयन में, या ऐसे कहते हो वे पदार्थ जो क्या करते हैं, नीले लिटमस को पेपर को रेड कलर में करते हैं, उन्हें एसिड कहेंगे। इसका उल्टा पढ़ लो बेटा कि वे पदार्थ जो नीले लिटमस को क्या कर देंगे, लाल कर देंगे, उन्हें क्या बेस कर देंगे। यहां पर आपने क्या पढ़ा, ब्लू को रेड करना एसिड है, और अगर यही क्वांटिटी उल्टा कर दें कि रेड को क्या कर दिया जाए, ब्लू कर दिया जाए, तो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा, यानी क्षार बन जाएगा। क्षार क्या, क्षार वे पदार्थ हैं जो लाल लिटमस को क्या करते हैं, नीला कर देते हैं। ठीक है, एसिड क्या कर रहा था, ब्लू को रेड कर रहा है, ये एसिड है बेटा। ये अपने पास क्या है, एसिड है, और ये क्या है, बेस है। दोनों आपको क्लियर समझ में आ रहे होंगे कि एसिड क्या है, अम्ल क्या, अम्ल वे पदार्थ हैं जो नीले लिटमस को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। ठीक है, और इनका जो स्वाद है बेटा वो खट्टा होता है। ठीक है, और इनका स्वाद तीखा होता है, यानी बिटर इन टेस्ट है। इनका टेस्ट कैसा है, बिटर इन टेस्ट है, और इनका कैसा है, श्योर है। इनका टेस्ट कैसा, श्योर होता है। तो ये बताया गया कि एसिड क्या है, बेस क्या है। क्लियर हो रहा होगा, एसिड बेस। एसिड क्या है बेटा, एसिड क्या है, एसिड वो, एसिड मतलब अम्ल, अम्ल वे पदार्थ हैं जो क्या ब्लू लिटमस को रेड कर दे रहे हैं, और उनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, उनका स्वाद खट्टा होता है, जल में घुलनशील होते हैं, यानी सॉल्युबल इन वाटर हैं।
ठीक है। और जो एक्टिव मेटल्स हैं उनके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, यानी सक्रिय धातुओं से क्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देते हैं। तो आपको यही सब बातें मिला करके एसिड की एक अच्छी से डिफाइन, आप एक लाइन की, दो लाइन की नहीं, आप 4-6 लाइन की लिख सकते हो कि एसिड क्या कर रहा है, एक्टिव मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर देते हैं, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बना देते हैं। तो इस टाइप में आपको क्या करना है, मिला जुला के डिफाइन देनी कि एसिड क्या है, अम्ल क्या है। अम्ल वे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, जिनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, ठीक है, जल में घुलनशील होते हैं, और क्या करते हैं, और क्या कर रहे थे, क्षार के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। और एसिड की डिफाइन के साथ साथ इनके एग्जांपल दे देंगे बेटा हम लोग, कि जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये सब क्या है, एसिड है बेटा, ठीक है। अब बेस में ये बता दिया कि बेस की डिफाइन मैंने लिखी नहीं, बेस की डिफाइन जैसे हमने सब्सटेंस विच टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड कलर, और वहां क्या लिखना आपको कि टर्न करेगा ब्लू लिटमस को, क्या करेगा, और यहाँ ब्लू क्या देगा आपका रेड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेड की जगह ब्लू हो जाएगा, आर कॉल्ड बेस। और इनका टेस्ट कैसा, श्योर था तो उनका टेस्ट कैसा, बीटर हो गया। बात सुना रही है, एसिड बेस समझ में आया। अब आगे बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ एसिड, किस पर आ गए, टाइप्स ऑफ एसिड, यानी अम्ल के प्रकार। अम्ल दो प्रकार के होते हैं बेटा, अम्ल के प्रकार, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका प्रबल अम्ल, ये क्या है, प्रबल अम्ल, और एक होता है आपके पास दुर्बल यानी वीक एसिड। एसिड कितने टाइप के हैं, दो प्रकार के बेटा। एक एसिड वो है जब जिसे वाटर में जब हमने क्या करा, डी एसोसिएट किया, तो क्या हो गया, कंप्लीटली डी एसोसिएट हो गया। वो पदार्थ जो जल में पूर्णतया घुलनशील, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। पदार्थ का क्या कहते हैं, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया घुलनशील होते हैं उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं, और वे अम्ल जो जल में पूर्णतया घुलनशील नहीं होते हैं उन्हें दुर्बल कहते हैं। कुछ एसिड ऐसे बना जिनको पानी में जैसे आपने मिक्स करा, वाटर का मिक्स करा, वाटर से रिएक्ट कर गए, वो डिकम्पोज हो गए पूरी तरीके से, वो क्या बना रहे हैं, स्ट्रॉन्ग। और जो नहीं हो पा रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, वो क्या बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बना। स्ट्रॉन्ग का अपोजिट क्या होता है, वीक, तो वीक बन गया। स्ट्रॉन्ग और वीक समझ में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग और वीक। आपको उससे क्या करना, एसिड को लेना, वाटर में मिक्स करना। अगर वाटर में मिलाने के बाद वो पूरी तरीके से आयनित हो गया, आयनाइट हो गया, कंप्लीटली आयनाइट हो गया, तो आपका स्ट्रॉन्ग है। अगर कंप्लीटली आयनाइट नहीं होता है, इसका मतलब वो क्या है, दुर्बल है, ठीक है। तो आपने प्रबल किसे कहा, वह अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाता है उसे कहा जाता है प्रबल अम्ल, और जो जल में पूर्णतया आयनित नहीं होते हैं उन्हें कहा जाता है दुर्बल। बात सुन रही है, अम्ल दो प्रकार के हो गए, ठीक है, बात सुन रही है। अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, ये हो गया आपका दुर्बल अम्ल, ठीक है। ये क्या हो रहा था, यहां पर आपने लिखा पूर्णतया आयनित हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, पूर्णतया आयनित हो जा रहा है, बस इतना बहुत आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पर पूर्णतया आयनित नहीं होगा। वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एसिड विच डिसोसिएट आयन इन कंप्लीटली आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जांपल देना बेटा, HCl और H2SO4, HNO3, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, ठीक है। और अगर वीक में देना है तो वीक में आप एग्जांपल दोगे HCl का बेटा, HCl का, और C3COOH, ठीक है। ये आपके सिरके में पाया जाता है बेटा, एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है। तो ये आपके पास आ गया बेटा, वीक में चला गया, ये स्ट्रॉन्ग में चला गया। अब आ रही केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, यानी अम्ल के रासायनिक गुण। बहुत ही सिंपल वे में लिख रखा बेटा, थोड़ा समझने की थोड़ी सी कोशिश करिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या लिखना है कि जो आपके एक्टिव मेटल यानी सक्रिय धातुएं हैं वो अम्लों से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एक्टिव मेटल रिएक्ट विद एसिड इन फॉर्म ऑफ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्या बना रहे हैं,
तो यहाँ पर अपने पास एक्टिव मेटल है, वो एसिड से रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो यही लिखना है कि सक्रिय धातु, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव मेटल को सक्रिय धातु। सक्रिय धातु किससे रिएक्ट कर रही है, अम्ल से। यहाँ पर एसिड दिया, अम्ल लिख लीजिए। तो सक्रिय धातु अम्ल से क्रिया करके क्या बनाती है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो जो एक्टिव मेटल्स हैं वो एसिड से रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में हो जाएंगे बेटा। तो यहाँ पर एक बताना कि सक्रिय धातुएं अम्ल से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। दूसरा बताया गया कि एसिड जो है मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करके क्या करना है, लवण यानी सॉल्ट, वाटर यानी जल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना रहा है, ये ध्यान रखिए आप, कार्बन डाइऑक्साइड कौन बना रहा है, इस पर चर्चा करिए आप कि आपका कोई एसिड है यानी कोई अम्ल है, किससे रिएक्ट कर रहा था, धातु कार्बोनेट से। तो अम्ल जो है वो धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो एसिड जो है मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करके सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। प्रिपेयर क्या कर रहा है उस पर चर्चा करिए। और यहाँ पर बताया गया एसिड जो है यानी अम्ल जो है वो किससे रिएक्ट करने जा रहा है, क्षार से। अम्ल और क्षार आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, लवण बनाते हैं यानी सॉल्ट। तो लिखेंगे एसिड एंड बेस आर रिएक्ट इन फॉर्म ऑफ सॉल्ट, ये भी प्रॉपर्टी बन सकती है। फिर एसिड जो है मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर यानी लवण और जल बनाते हैं। लवण और जल बनाते हैं, कौन बना रहा है, मेटल ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, कौन है, अम्ल। तो यहाँ पर डिफाइन बन गई बेटा कि अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। बात समझ आ रही है। क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है हम लोग ने, पहली पढ़ी कि जो सक्रिय धातु है वो अम्ल से क्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी कि अम्ल जो है धातु कार्बोनेट से क्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या, अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण बनाते हैं। अम्ल जो है धातु ऑक्साइड से रिएक्ट करके लवण तथा जल बनाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है। क्या बताया हमने, एक्टिव मेटल रिएक्ट विद एसिड इन फॉर्म ऑफ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ क्या बताया, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आर रिएक्ट विद एसिड इन फॉर्म ऑफ सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आपने में एसिड एंड बेस आर रिएक्ट इन फॉर्म ऑफ सॉल्ट, और एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड इन फॉर्म ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। इसको आप लैंग्वेज में लिखें, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसी लैंग्वेज में लिखना है कि आपको क्या लिख देना वो आप ध्यान रखो कि अम्ल की क्रिया सक्रिय धातु की क्रिया अम्ल से कराने पर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनी। अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करके लवण तथा जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण बनाते हैं। अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग कहाँ पहुंच गए बेटा, अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी बेस यानी क्षार के भी कुछ गुण पढ़ने पड़ेंगे ना बेटा। क्षार के गुण, क्षार के अंदर क्या गुण है, तो बताया सर्टेन मेटल यानी कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो क्षारीय विलयन से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती। कुछ सर्टेन मेटल्स कौन कौन से हैं, जिंक है, एल्युमिनियम है, टिन है। जिंक, एल्युमिनियम, टिन जैसी धातुएं क्षारीय विलयन से क्रिया करके, ये कैसा आपका है, एल्काइल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्षारीय विलयन। तो क्षारीय विलयन से नहीं एल्काइल सॉल्यूशन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। एसिड बेस से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, सॉल्ट बना रहा है। ठीक है, इसकी जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है, बेस जो होते हैं वो सॉपी होते हैं यानी साबुन के जैसे चिकने होते हैं, साबुन के जैसे चिकने होते हैं, ठीक है, और ये अम्ल में घुलते हैं। तो क्या बना, एसिड जो है जल में घुलकर जब इनको जल में सॉल्वल करते हैं तो ये कौन है, बेस को जब इसमें क्षार को हमने जल में घोला तो OH माइनस आयन देते हैं। इस टाइप की प्रॉपर्टी आपको पढ़ लेनी बेटा। ये एसिड था और ये बेस था। ऐसे में बता सकते हो कि एसिड जो था वो वाटर में डिजल्व होके क्या देता है, H+ आयन देता है बेटा, ठीक है। तो ये एसिड बेस हो गया। अब हम लोग के पास क्या है बेटा, pH स्केल के बारे में आ गया। सॉल्ट भी पढ़ लेगा, सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट आपके सामने लिखा हुआ, आप उसको पहचानना सीखो सॉल्ट क्या है। सॉल्ट किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, तो सॉल्ट की डिफाइन अपने पास कहाँ रखी है, ये रखी है कि एसिड एंड बेस रिएक्ट इन फॉर्म ऑफ
सॉल्ट। यही लवण की परिभाषा। लवण क्या है? अम्ल और क्षार की क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ को लवण कहते हैं। एग्जाम्पल दे सकते हैं NaCl का, HCl का। जैसे आपने यहाँ पर अगर लैंग्वेज देनी हो आपको कि HCl और NaOH की रिएक्ट करा दें हम लोग, तो यहाँ क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा बेटा और H2O बन जाएगा। तो ये बन गया अपना सॉल्ट। सॉल्ट की डिफाइन भी तैयार हो गई और साथ में हमें ये भी मालूम हो गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं pH स्केल, यानी pH मान क्या है। द pH ऑफ सोल्यूशन इज डिफाइंड एज, pH किसी pH को डिफाइन कैसे करा जाता है वो इस पे चल रहा है। जैसे आपने ये क्या पढ़ा बेटा, ये क्या है? हाइड्रोजन, और इसके ऊपर ये क्या लग गया? आयन। अब इसे क्या पढ़ोगे आप? हाइड्रोजन आयन। और इस बॉक्स को पढ़ते हैं सांद्रण। क्या पढ़ते हैं? सांद्रण। किसका सांद्रण है? हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। लैंग्वेज बनाने के लिए समझिए पहले, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, ठीक है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन है, उसके बाद आयन है, और ये इस बॉक्स को हम लोगों ने क्या वर्ड यूज करा? कंसंट्रेशन। तो आपको कंसंट्रेशन जो मैंने लिख रखा है, ये कंसंट्रेशन लिख रखा है इसका, हाइड्रोजन आयन का पर लीटर सॉल्यूशन में। तो ये बताया गया किसी विलायक का जो pH मान है वो हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है, ठीक है। ये लॉग को क्या पढ़ा गया? लघुगणक। लघुगणक लॉगरिथम लिख रखा है, इंग्लिश में लॉगरिथम कहते हैं, हिंदी में लघुगणक कहते हैं। तो किसी विलायक का जो pH मान है वो क्या है? हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के लघुगणक के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ये लघुगणक के मान के ऋणात्मक मान। और एक ये वाली परिभाषा आपको बता रखी थी मैंने कि किसी विलायक का जो pH मान है वो कहाँ लिखा होता है? वो pH मान क्या होता है? किसी विलायक का pH मान 10 की ऋणात्मक घात की संख्या है, यानी 10 की नेगेटिव पावर है, जो किसको शो करती है? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को शो कर रही है, ठीक है। किसी विलायक का pH मान 10 की ऋणात्मक घात की संख्या है जो हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को प्रकट करती है, उसे pH मान कह दिया। अब pH मान का यूज कहाँ करा गया था? एसिड, बेस और सॉल्ट में डिफरेंस करने के लिए। अगर आपने नेचर पढ़ना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर pH वैल्यू क्या है? लेस देन 7 है, ठीक है, तो वो जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? एसिडिक है, अम्लीय विलयन है। अगर आपके pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 है, यानी 7 से अधिक है, तो कैसा विलयन है? क्षारीय विलयन है। और अगर आपकी pH वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई, तो कैसा? न्यूट्रल है, यानी उदासीन है। यानी pH के बेस पर सॉल्यूशन कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप के, एसिड, बेसिक और न्यूट्रल। न्यूट्रल सॉल्यूशन था 3 टाइप्स। तो अम्लीय विलयन, क्षारीय विलयन और उदासीन विलयन। अम्लीय विलयन किसे कहते हैं? जिसका pH मान 7 से कम हो, ठीक है। क्षारीय विलयन किसे कहते हैं? जिसका pH मान 7 से अधिक हो। और आपका जो उदासीन विलयन है उसका pH मान कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे अपने पास ज्यादा पूछा जाता है कि वाटर का pH वैल्यू कितनी होती है, तो वाटर की pH वैल्यू, वाटर का न्यूट्रल है, वाटर न्यूट्रल है, सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल है। जितने कंपाउंड टाइप के बेटा वो अक्सर न्यूट्रल होते हैं। कुछ कंपाउंड न्यूट्रल हैं, जो न्यूट्रल होंगे उन सबकी pH वैल्यू क्या होगी? 7 होगी। और जो जिनकी pH वैल्यू 7 से लेस है वो कंपाउंड एसिड कहलाएंगे, और जिनकी pH वैल्यू क्या 7 से मोर है वो सब क्या कहलाएंगे? बेस कहलाएंगे। आपको बात क्लियर हो रही होगी। एसिड, बेस, सॉल्ट में प्योर वाटर है, उसकी pH वैल्यू कितनी थी? 7 थी, ठीक है। अब ऐसे H2SO4 है, इसकी pH वैल्यू क्या होगी? 7 से कम होगी। HCl की pH वैल्यू क्या होगी? 7 से कम होगी। क्यों कम होगी? दही की pH वैल्यू कितनी होगी? वो भी 7 से कम होगी, क्योंकि सब एसिडिक नेचर है। एसिडिक मतलब खट्टे हैं, जो भी खट्टी चीजें उनकी pH वैल्यू 7 से लेस देन है, वो क्योंकि एसिडिक अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं और वो बेस शो कर रहे हैं। इसी तरह एक इंडिकेटर आया। इंडिकेटर मतलब सूचक। सूचक क्या है? सूचक वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं? अम्लीय विलयन में जिनका एक रंग होता है और क्षारीय विलयन में दूसरा रंग, यानी एसिड में है तो कोई और प्रॉपर्टी शो कर, और बेस में कहीं जाके कोई और प्रॉपर्टी शो करते हैं। यानी जैसे आपने pH वैल्यू बदली सॉल्यूशन की, वो अपना कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं? अपना कलर चेंज कर देते हैं। कौन? इंडिकेटर्स। वही मैंने लिखा बेटा, इंडिकेटर्स क्या है? इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस विच इंडिकेट, हमें इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है कि एसिड है या बेस है। नेचर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का नेचर कैसा है वो इंडिकेटर्स है, यानी सूचक है। जैसे हम लोग कहीं बाइक चला रहे थे ना, एक इंडिकेटर हमारी बाइक में भी लगा होता है, तो हमें राइट टर्न करना कि लेफ्ट टर्न करना, वो इंडिकेट करता है कि बाइक साइड में जो आ रहा है उसको बता रहे हैं कि हम इधर बाइक
मुड़ने वाले हैं, हम इधर मुड़ने वाले हैं, हमारा टर्न किस तरफ होने वाला है ये बताते हैं। वैसे ही एक सब्सटेंस है जो बताता है कि हमको कि जो सॉल्यूशंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। एसिडिक या बेसिक एसिड यानी अम्लीय और क्षारीय जो कैरेक्टर्स है उसके एसिड और बेस वाले कैरेक्टर्स को शो करता है। वो क्या बता रहा है अपने पास, वो क्या बता है, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स कौन कौन से अपने पास, तो इंडिकेटर्स में अपने पास कौन कौन सा है, लिटमस है बेटा, ये नेम कभी पूछे रहते ना कभी, लिटमस है, मेथिल ऑरेंज है, ये बेटा हिंदी और इंग्लिश दोनों काम करेंगे, नेम में कोई दिक्कत नहीं होती है। फिनोप्थलीन है, फिनोप्थलीन, ये सब क्या इंडिकेटर है, सूचक है। यदि दो सूचक के नाम लिखो तो दो सूचक लिख दिए, ठीक है। इस टाइप में बेटा ये आ गया। अब इंडिकेटर्स का यूज कहाँ होता है लाइफ में, डेली लाइफ में, जैसे हम लोग का बेटा दंत क्षय यानी तीर्थ जो है ऑटोमेटिक क्या होते हैं, गिर जाते हैं। कैसे गिर जाते हैं, जब हमारे लार में जो सलाइवा है उसमें क्या पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। जब उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, थोड़ी हाई हो जाती है, तो हमारे जो टीथ है, टीथ हमारी एक स्ट्रॉन्ग बोन है बेटा, हमारी सबसे हार्ड जो कह सकते हो हड्डी है, उसके ऊपर एक टीथ जो है हड्डी जितनी साइन करती है उतना उतना साइन कर रखा है, उससे ज्यादा साइन कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या है, एक सब्सटेंस चढ़ा हुआ, इनेमल कहते हैं, इनेमल चढ़ा है जिसके कारण वो क्या करती है, साइनिंग करती है। लेकिन जो एसिड है वो इनेमल को क्या करता है, धीरे धीरे गलाने लगता है। एसिड का काम ही गलाना है, तो एसिड उसको गलाने लगता है, जिसके कारण हमारे जो टीथ हैं उनकी जो पकड़ थी वो क्या होती है, कमजोर हो जाती है। जब पकड़ कमजोर हो गई तो हिलना शुरू हो गया बेटा। डाइजेशन में भी इसे करते हैं, डाइजेशन में भी इनका अपना रोल है। जब हम भोजन, हम जो भी फूड ले जाते हैं, फूड को डाइजेस्ट कराने में भी एसिड का रोल है। हमारे पेट में भी एक एसिड पाया गया जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह रहा है, वही डाइजेस्ट कर रहा है। तो इस टाइप में हम इसका यूजेस बता सकते हैं, ठीक है। अम्ल क्या थे बेटा, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो क्या कर रहे थे, नीले लिटमस को लाल कर रहे थे। क्षार क्या थे, क्षार वे पदार्थ थे जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। या क्षार वे पदार्थ हैं जो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, जिनका स्वाद कड़वा होता है यानी बिटर होता है, उनका स्वाद तीखा होता है। दोनों ही वाटर में सॉल्युबल हैं, दोनों ही एसिड के साथ, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता सॉल्ट बनाता है, सॉल्ट बेस के साथ रिएक्ट करके बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, और एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सेम प्रॉपर्टीज हैं, उनको थोड़ा तोड़ मरोड़ के पेश करा गया। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखें बेटा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे के जो कंपाउंड्स है बेटा, उस पर बात करते हैं। तो बेटा ये तो एसिड बेस सॉल्ट, इंडिकेटर, पीएच, ठीक है, ये सारी बातें हो गई। तो हम लोग को इन सब की नॉलेज होनी चाहिए बेटा। ये सारी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर यहाँ पूछेंगे तो और क्या हमसे पूछेंगे, प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, नॉर्मल क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं। एसिड क्या है, तो एसिड वो सॉल्यूशन थे जो वाटर में सॉल्युबल होकर यानी जल में घुल कर क्या बना रहे थे, H+ आयन दे रहे थे, ब्लू लिटमस को रेड कर रहे थे, और टेस्ट कैसा था उनका, खट्टा था यानी शुद्ध था। अब हम लोग एसिड बेस मिल चुका, सॉल्ट बन चुका बेटा, ठीक है। अब सॉल्ट के ही विषय में बात करें, जैसे कि हम आपको पहला कंपाउंड देने चल रहे हैं, ब्लीचिंग पाउडर। क्या देंगे, ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर जब पूछा जाएगा, इसका दूसरा नाम व्यंजक चूर्ण भी है बेटा, व्यंजक चूर्ण। क्या कहते हैं, क्या करना होता है, सबसे पहले इसका हमें फार्मूला ध्यान रखना चाहिए। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, केमिकल फार्मूला। किसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र जिसे हम हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है CaOCl2। अब इसका केमिकल नेम क्या है बेटा, इसका केमिकल नेम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, तो रासायनिक नाम इसका होता है, क्या नाम होता है, Ca को क्या पढ़ते हैं हम लोग, कैल्शियम, O को क्या पढ़ते हैं बेटा हम लोग, ऑक्सी, और Cl को क्या पढ़ते हैं, क्लोराइड। तो नेम क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ये किसका, इसका केमिकल नेम आ गया, व्यंजक चूर्ण का। कभी कभी इतना ही पूछ लेते हैं, हमसे पूछते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर यानी व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र का नाम लिखो, केमिकल फार्मूला नेम, या
एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन में आ गया तो वहां पर ध्यान रखना Ca कैल्शियम, O ऑक्सी, Cl क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। कैसे बनाया गया, इसका प्रिपरेशन मेथड क्या बेटा, प्रिपरेशन मेथड जो पढ़ेंगे हम लोग, कैसे प्रिपेयर कर गया यानी बनाया कैसे गया, तो बनाने की विधि पढ़ेंगे बेटा हम लोग। बनाने की विधि कैसे पढ़ेगी, तो अपने पास ये क्या था, लाइम वाटर यानी चूने का पानी या बुझा हुआ चूना, चूने का पानी कहो या बुझा हुआ चूना कहो या लाइम वाटर कहो, रिएक्ट करे करे किससे, क्लोरीन गैस से। और क्या बनाएगा, तो यहाँ पर आपको हमने बता रखा Ca+2 इस पे -1 इस पे 1, आपको समझाने के लिए होता क्या, यहाँ पे पॉजिटिव एलिमेंट वो पड़ोस वाले नेगेटिव ले जाता है। Ca किसको ले जाएगा, Cl को। जब Cl को ले जाएगा तो Cl उससे पूछेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे क्या बेनिफिट है, तो कहेगा मैं अपने 2 दूंगा ना, नहीं तो वो अपने 2 इसको दे देता है और Cl 1 इसको देता है। फिर अपने पास जो H और O बचा है, इसके अंदर कितने H हैं, 2H, 2 हैं, 2H और 1 O से हम लोग क्या बना देते हैं बेटा, H2O और 1 यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, बन गया। ये आ गई इसकी रिएक्शंस बेटा। क्या हुआ, चूने के पानी में क्लोरीन गैस, क्या है, क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या बनने वाला है, ब्लीचिंग पाउडर। क्या बन गया, ब्लीचिंग पाउडर। किसने किससे रिएक्ट करा बेटा, किसने रिएक्ट करा, लाइम वाटर रिएक्ट विद क्लोरीन गैस इन फॉर्म ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, किसने रिएक्ट करा, लाइम वाटर रिएक्ट विद क्लोरीन गैस इन फॉर्म ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। चूने के पानी में क्लोरीन गैस प्रवाहित करी और ब्लीचिंग पाउडर बन गया। अब इसकी प्रॉपर्टी बात करो, अब इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है बेटा, यानी गुण कौन कौन से होते, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। तो जैसे कि सबसे पहले इसका कलर क्या है, तो ये क्या है, हल्के पीले रंग का चूना है, लाइट येलो कलर पाउडर है। ठीक है, हल्के पीले यानी येलो, इसकी कहीं कहीं लिखा है, येलो को लाइट येलो को लिखना चाहिए, लाइट येलो कलर का पाउडर है। तो हल्के पीले रंग का क्या है, एक पाउडर है का चूर्ण है। दूसरा क्या था, जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। ठीक है, और हमारे पास क्या था, तो हम लोग इसको दिखा देते हैं कि जैसे कि CO2 से रिएक्ट करा देते, इसकी CO2 से अभिक्रिया यानी रिएक्शंस ऑफ CO2 के साथ क्या रिएक्ट करता है, ये अपने पास है बेटा CaOCl2 और CO2 से रिएक्ट कराया। काफी टाइम से आपको कसम खिला रहे हैं, कौन सी कसम, ध्यान रही, कसम कौन सी, कि जब भी CO2 आएगा तो क्या बनेगा, CO3, और किसका बनता है, हमेशा मेटल्स का। तो यहाँ मेटल कौन है, कैल्शियम, तो कैल्शियम का CO3 बनने वाला बेटा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस ऐसे ही बन जाएगी। ठीक है, जैसे थी ये व्हाट हैपन में कई बार पूछा करते क्वेश्चन कि ब्लीचिंग पाउडर जो है कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, तो आपको बताएं कैल्शियम कार्बोनेट और। ठीक है, अब जैसे वाटर से रिएक्ट करा दो, वाटर से क्या रिएक्ट होती है, तो यहां पर भी CaOCl2 था, आपने वाटर को ऐसे लिख लिया गया H.OH। अब यहाँ पर Ca क्या +2, Cl पे -1, H पे +1, OH पे -1, Ca किसको ले जाएगा, तो Ca फिर ले गया CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 ना, यानी लाइम वाटर बन गया। ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद वाटर इन फॉर्म ऑफ लाइम वाटर, ब्लीचिंग पाउडर ने रिएक्ट करा किसे, वाटर के साथ, और क्या बना दिया, लाइम वाटर। तो यहाँ बताओगे ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया किससे कराएगी, जल से, और क्या बन गया, चूने का पानी। ठीक है, फिर बेटा ये गुणधर्म हो गए। अब इसके बाद इसका उपयोग, यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ यूजेस कर सकते हैं आप इसका, तो यूजेस आपको मालूम होना चाहिए कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे इसका यूजेस, एक यूजेस हम लोग क्या नाम है इसका, ब्लीचिंग पाउडर। अगर उसका वर्ड सुनो तो ब्लीच, ब्लीच कहाँ का नाम सुना आपने, लड़कियां समझ गई होंगी, लड़के नहीं समझ पाएंगे, लड़कियां समझ गई। ब्लीच कहाँ यूज होता है, ब्यूटी पार्लर में होता है, नहीं होता है, ब्लीच का यूज ब्यूटी पार्लर में होता है। तो आप इसको कहाँ यूज कर रहे हो, ब्यूटी पार्लर को हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग, सौंदर्य प्रसाधन में। आप इंग्लिश में तो लिख दोगे यूज एज ए ब्यूटी पार्लर, है ना, फॉर ब्यूटी बनाने के लिए हम लोग करते, कलर को जो साइन देना उसके लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन हिंदी में सौंदर्य प्रसाधन में करते हैं।
ठीक है। जहां पर वाटर प्यूरिफाई करना है, यानी जहां पर बड़े बड़े टैंक वगैरह बने हैं, वहां पर पानी स्टोर होता है, वहां पर टंकियां डेली साफ नहीं हो सकती, वहां पर भी करा गया। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या लिख दिया अपना, एक यूज बता दिया उसका सौंदर्य प्रसाधन में यानी ब्यूटी पार्लर में, और दूसरा कर दिया जल को कीटाणु रहित बनाने में, जल को कीटाणु यानी बैक्टीरिया से बचाने में, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर लिखे ना, यानी प्यूरिफाइड कर दिया। तो ये बेटा आपका ये खत्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं पीओपी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? पीओपी की। एक कंपाउंड हमारा खत्म हो गया, 4 कंपाउंड बेटा अपने पास, 4 में से तो एक आ जाएगा, ये 100% एक आ गया, ठीक है। इसलिए आप लोग से बार बार बोल रहा हूँ आपके पास टाइम नहीं बेटा, टाइम नहीं है। लेकिन अगर आप टाइम निकाल के, जैसे इंस्टाग्राम वीडियो देख रहे हैं, पेपर आ गया कि आपने बंद कर दिया, नहीं बंद करें तो उसी टाइम में अगर टाइम निकाल के इसको भी थोड़ा सा पढ़ लिया, टाइम पर देखते रहें, तो ये आपको ऑटोमेटिक आ जाएंगे, आएंगे। ये ऐसा कुछ नहीं आप चाहे लो और ना आए, दुनिया में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना जैसे आप चाहे लो और उसका आंसर आप ना ला पाओ या कर ना पाओ, लेकिन कोशिश करनी आप ही पड़ेगी, कोशिश करिए आएगा। जैसे अपना अगला कंपाउंड क्या था, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी कहते हैं मेरा ऐसे। अब इसका केमिकल फार्मूला क्या है, केमिकल फार्मूला क्या है, यानी इसका अणु सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, वो आपसे पूछा केमिकल फार्मूला बताइए, तो आपने क्या लिखा, CaSO4 डॉट हाफ H2O। कहीं कहीं पर इसको ऐसे भी लिखा जाए 2 ब्रैकेट में CaSO4 डॉट H2O ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। CaSO4 का मल्टीप्लाई करो 2 में हुआ, वो H2O में हाफ से मल्टीप्लाई, में जब 2 से मल्टीप्लाई तो 1 हो चुका था, तो ऐसे लिख दिया गया। अब इसका केमिकल नेम आया, केमिकल नेम क्या दिया, रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम क्या आ गया अपने पास बेटा, तो Ca को क्या पढ़ते हैं हम लोग, कैल्शियम। SO4 को क्या पढ़ते हैं, सल्फेट। और भाप को क्या पढ़ा गया, हेमी। और वाटर को क्या पढ़ा गया, हाइड्रेट। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में काम करेंगे बेटा। नेम किसी का वो हिंदी में अगर आपको लिखना राम कुमार, तो क्या हिंदी में राम कुमार अलग लिख बोलोगे, इंग्लिश में अलग, जो मीनिंग है वो अलग हो जाएगी, लेकिन बोलेंगे तो राम कुमार ही ना, ठीक है। कल्लू पहलवान बोला गया तो कल्लू पहलवान को कल्लू पहलवान कहोगे, चाहे इंग्लिश में कहो चाहे हिंदी में कहो, किसी का नाम है कल्लू पहलवान तो कल्लू पहलवान कहेंगे ना, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया बेटा। अब इसकी कैसे बनाया गया, इसका भी प्रिपरेशन मेथड पढ़ लेंगे हम लोग, कैसे इसको प्रिपेयर करा गया, सबके प्रिपरेशन मेथड होने चाहिए। बनाने की विधि, कैसे बनाया, बनाने की विधि। तो यहाँ पर अपने पास क्या है बेटा, ये था अपने पास जिप्सम, CaSO4 डॉट 2H2O, ये पीओपी जैसे देखने में लग रहा होगा आपको, इसका नाम क्या है, जिप्सम। इस जिप्सम को कितना, बुक में कहीं पर लिखा 100 डिग्री सेल्सियस, कहीं लिखा 373 केल्विन, तो डिग्री सेल्सियस को ही केल्विन में इतना लिखा जा सकता था, चाहे इतना लिखो चाहे इतना लिखो, हमने और लगा दिया, दोनों बीच में और कर दिया। इतने तक हीट कर दो, हीट करने में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल वेपराइज होगा, तो अब क्या मान लो 100% हो जाएगा, नहीं होगा, उतना ही होगा जितनी हमें जरूरत कितनी थी, हाफ H2O की, बाकी सब वेपराइज हो गया। तो हमारे पास क्या बचा बेटा यहाँ पर, CaSO4 डॉट हाफ H2O। कितने H2O थे बेटा अपने पास थे 2 H2O, 2 में हाफ निकाल दिए, यानी आपके पास 2 कोई भी फल थे, उसमें से हाफ हमने निकाल लिया, तो बचा कितना, 1.5 ना, तो ये बच गया बेटा अपने पास। या कहते 2 रोटी थी, आधी रोटी निकाली, तो कितनी रोटी बची, 1 रोटी पूरी और आधी, तो हाफ, 1.5 बन गए। अब इसकी भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आप, इसकी भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, यानी इसके गुण पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो जैसे ये कैसा है, हरे कलर का कि पीले कलर का या नीले कलर का है, पीओपी कैसा है, देखा आपने कभी, देखा है। घर जब अपना बना तो घर में जब प्लास्टर के बाद क्या लगाएगा, पीओपी, ताकि घर अट्रैक्टिव रहे। पहले चूने सो जाता था,
व्हाइट सीमेंट चलती थी, चूना चलता था, लेकिन जब से पीओपी आया तो घर में हर कोई अपना घर, जिनके घर मॉडर्न बन गए, अच्छे देखने में लग रहा है, सब में टोटल काम पीओपी का ही है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कैसा है, व्हाइट कलर का पाउडर है, सफेद रंग का चूड़ा है। कैसा है, लिख दो इट इज व्हाइट कलर पाउडर। ये कैसा व्हाइट कलर पाउडर है और वाटर में सॉल्युबल है बेटा। वाटर सॉल्युबल का मतलब जल में घुल रहा है कि नहीं, ये जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है, सॉल्युबल इन वाटर कह सकते हो आप, ठीक है बेटा। अब इसके बाद इस पर आता है हीट का इफेक्ट, ऊष्मा का प्रभाव। क्या लिखोगे, इफेक्ट ऑफ हीट। इफेक्ट ऑफ हीट में क्या लिखा गया कि अपने पास CaSO4 डॉट हाफ H2O था, तो आपने इसको हीट कर दिया बेटा। हीट करोगे जो बचा कुछ वाटर है ये भी वेपराइज हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास CaSO4 प्लस हाफ H2O अलग हो जाएगा, यानी निर्जल कैल्शियम सल्फेट बना, अनहाइड्रेस कैल्शियम सल्फेट। क्या कहते हैं, अनहाइड्रेस। अनहाइड्रेस किसे, यानी निर्जल, जिसमें जल ना हो उसे निर्जल, व्रत रहते ना, कहते हैं निर्जल व्रत है, यानी बिना वाटर के वैसे अनहाइड्रेस बन गई आपके पास। अब अपने पास क्या रही चौथी रिएक्शन, चौथा पार्ट इसका, तो जल से संयोग यानी रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। रिएक्शन विद वाटर में क्या है अपने पास CaSO4 था डॉट हाफ H2O और वाटर मिक्स कर दिया हमने कितना 3.5। क्यों मिक्स कर दिया, ताकि वापस जिप्सम बना दे। जो पीओपी है वाटर से मिक्स होकर तुरंत इतना हार्ड बन जाती है, तुरंत बेटा जम जाती है, और यही सब्सटेंस कहलाता है जिप्सम। तो ये आपका फिर से बन जाएगा CaSO4 डॉट 2H2O। फिर इसके भी यूजेस ध्यान रखो कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ करा गया। तो पीओपी का यूज नाम है इसका प्लास्टर पे, स्पेशली किसमें था, जो हमारी ब्रेकबोन थी उनके प्लास्टर में, ठीक है, यानी जो हड्डियां हैं टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में कह सकते हो, भवन को सुंदर बनाने में, किसी मकान को डेकोरेटिव बनाने में, मॉडल्स बनाने में, मूर्तियां बनाने में, इस टाइप में कह सकते हो बेटा, ठीक है। यूजेस समझ में आ रहे हैं। अब हम लोग को कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे अपने अभी व्हाट हैपेंड, हाउ टू मेक, उनमें पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यही रिएक्शन आपको ऐसे पूछी जाती है कि क्या होता है जब चूने के पानी में क्लोरीन गैस पड़ती है, व्हाट हैपेंड व्हेन लाइम वाटर रिएक्ट विद क्लोरीन, ठीक है। व्हाट हैपेंड व्हेन, क्या हुआ, ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट हैपेंड व्हेन ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद वाटर। तो आपने इन सभी रिएक्शंस को समझ के करा है तो आप व्हाट हैपेंड का जवाब दे सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है व्हाट हैपेंड के लिए। क्या होता है जब जिप्सम को 100 डिग्री या 373 केल्विन तक हीट करते हैं तो पीओपी बनता है। क्या होता है जब पीओपी को हीट करते हैं तो आपका क्या निर्जल कैल्शियम सल्फेट यानी अनहाइड्रेस कैल्शियम सल्फेट बना। और क्या होता है जब पीओपी वाटर से रिएक्ट करता है तो वापस जिप्सम बन जाता है बेटा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं और इसके यूजेस मैंने लिखे नहीं है, यूजेस आपको बताए मैंने कौन कौन से हैं। डेकोरेटिव हाउस बनाने में यानी डेकोरेशन ऑफ हाउस यानी घर को सुंदर बनाने में, ठीक है। और जो आपकी ब्रेकबोन थी यानी टूटी हड्डियां उनको जोड़ने में करा आप लोग ने, ठीक है। मॉडल्स बनाने में, मूर्तियां बनाने में, जितने भी अपने सांचे होते हैं मॉडल्स बनाने के लिए आपको सांचा चाहिए तो उन सबको बनाने में। बात समझ आ रही है बेटा। 2 कंपाउंड खत्म हो गए, तीसरे कंपाउंड पे चल रहा हूँ। तीसरा क्या है तो बेटा अपना थर्ड कंपाउंड स्टार्ट। क्या है अपने पास, वॉशिंग सोडा यानी धावन सोडा, ठीक है। धावन नाम है धावन, वॉशिंग भी आप समझ रहे हैं, वॉश माने धुलना और धावन का मतलब भी धुलना यानी जिससे कपड़े वगैरह धुल गया। यूजेस मालूम हो गया पहले ही, नाम नहीं बता दिया कि यूजेस क्या है इसका बेटा। वॉशिंग सोडा यानी कपड़ा धोने वाला सोडा है। सोडा 2 प्रकार का होता है, खाने वाला ही कपड़े धोने, ये कपड़े धोने वाला बेटा। अब इसमें क्या होने वाला है, सबसे पहले इसका हमें केमिकल फार्मूला बताना है, रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश में लिख रहा है बेटा। जिन बच्चों को इंग्लिश में जरूरत है वो इंग्लिश में लिख लेंगे, जिन्हें हिंदी की जरूरत वो हिंदी में लिख लेंगे। मैं 2 in 1 चल रहा हूँ, मैं 2 in 1 चल रहा हूँ। दोनों बच्चे अपने आपस में डिस्कस कर सकते हैं, जिसको जैसा चाहिए वो वैसा कर लें, अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है अपने पास, ये चलता है इसका फार्मूला होता है Na2CO3 डॉट 10H2O,
ठीक है। अब इसका नेम क्या है, इसका केमिकल नेम क्या है बेटा, रासायनिक नाम क्या है इसका, केमिकल नेम, क्या केमिकल नेम आएगा, रासायनिक नाम क्या आने वाला है, तो रासायनिक नाम जो आने वाला, Na को क्या पढ़ते हैं हम लोग, सोडियम, ठीक है, और CO3 क्या पढ़ा जाता है, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और 10 को पढ़ा जाता है डेका। 10 है, जैसे आप पढ़ते हैं मोनो डाई ट्राई, वैसे 10 को डेका, और वाटर को अभी पढ़ के आए थे लोग हाइड्रेट, तो इसका नेम क्या बन गया बेटा, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ये किसका केमिकल नेम आ गया या रासायनिक नियम नाम आ गया। कई बार नहीं पूछा जाता कि इसका रासायनिक नाम, फिर उपयोग कुल लेते हैं, यूजेस कुल लेते हैं, इसके साथ कुछ जोड़ दिया और 2 नंबर तक बन गया, ठीक है। मार्क्स को उसका वेटेज देखना है, वेटेज क्या है, अगर वो वेटेज इसका हाई है तो उसको हाई लेवल पे जाना है, और वेटेज लो है तो लो लेवल पे, अकॉर्डिंग टू मार्क्स। मार्क्स ही शो करेगा ना वेटेज क्या है उसका, तो उसी बेस पे चलना आपको था। तो यहाँ पर अपने पास इसको भी प्रिपरेशन मेथड आ गया, कैसे प्रिपेयर करेंगे इसको बेटा, बनाएंगे कैसे, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड क्या हो गया इसका, यानी बनाने की विधि क्या गई। 2 मेथड है अपने पास। एक मेथड ये होता है, नॉर्मल मेथड है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग डायरेक्टली हीट कर देते हैं। आपने केमिकल रिएक्शन में पढ़ा, शॉर्ट में पढ़ा कि अगर किसी कंपाउंड को डायरेक्टली हीट करते हैं, डिकम्पोजिशन होता है, टूट जाता है, यानी ब्रेक डाउन हो जाता है 2 और मोर पार्ट्स में, ये भी ब्रेक डाउन होने जा रहा है। आपने कसम खाई थी ना कि CO3 को क्या बन जाएगा, CO2, और CO2 तो क्या बन जाएगा, CO3। तो यहाँ पर अपने पास क्या बनने वाला बेटा, CO2, ठीक है। और बनाना क्या हमको, बनाना ये है, तो हम लोग इससे भी बना देंगे Na2CO3, और जो वाटर था H था वो वाटर के फॉर्म में निकल गया बेटा, ये बन गया अपना क्या, धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा प्रिपेयर हो गया। ये क्या था आपका, बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग सोडे को हीट करने पर क्या मिल गया हमको, लैंग्वेज में नहीं पढ़ा कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर धावन सोडा बनता है। और जब इसे Na2CO3 को हम लोग क्या करते हैं, जल में मिलाते हैं, तब बनता है Na2CO3.NH2। नॉर्मली इतना ही लिख दिया जाता था। जब इसको जल में मिलाएंगे, मिला के इसको हिलाएंगे, मिक्स करेंगे, वाटर मिक्स करेंगे, तो ये बनेगा Na2CO3.NH2, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो बेटा इसका जो दूसरा प्रोसेस है वो सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस है। एक प्रोसेस ये आपको पेपर पे एक ही लिखना है, लेकिन अगर सॉल्वे अमोनिया ही पूछ दिया गया तो क्या करेगा, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, CO2 और H2O। CO2 का क्या होता है, CO3 ना, CO3 किसका बनता है, मेटल्स का बनता है। मेटल कौन है, सोडियम, यानी सोडियम का ही कार्बन बनने वाला है, ठीक है, सोडियम का ही कार्बन बनने वाला है। तो यहाँ पर सोडियम का कार्बन बना देंगे, सोडियम बाई कार्बन बना देंगे इसको, ठीक है। और साथ में जो अपने पास है NH3, वो Cl के साथ रिएक्ट करके बना देगा NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। ये क्या बन गया बेटा आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और साथ में बन गया अमोनियम क्लोराइड। क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब क्या करना है, जो आपको सोडियम बाइकार्बोनेट बना है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग क्या करेंगे, हीट कर देंगे बेटा। जब इसको हीट करेंगे तब क्या बनेगा, जब अभी हम पढ़ के आए कभी ने इसको हीट करा तो डायरेक्ट बना, यही प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ये CO2 गैस बनाते हुए बेटा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2, फिर हम लोग इसमें दिखा सकते हैं Na2CO3 प्लस डॉट 10H2O ले लेंगे यहाँ पर, तब ये बनेगा Na2CO3.10H2O। 2 प्रोसेस हैं। अगर आपसे पूछा सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस क्या, तो आपको यही बताना, सोडियम क्लोराइड अमोनिया के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रदान करने पर डायरेक्ट बताओगे धावन सोडा प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये भी कैसा है, सफेद रंग का चूर्ण है, कैसा व्हाइट कलर का पाउडर है। ये भी वाटर में क्या है, सॉल्वल है, जल में घुलनशील है, घुलनशील है, सॉल्वल इन वाटर है। अब इसमें भी क्या करेंगे, अगर इसकी हम लोग रिएक्ट करा दें किससे, CO2 से, CO2 से रिएक्ट करा दें, तो अपने पास क्या बनने वाला बेटा,
अपने पास लैंग्वेज क्या बनने वाली है, CO2 से जब रिएक्ट कराएंगे हम लोग लिखेंगे CO2 से रिएक्शन विद CO2। तो अपने पास क्या बेटा, अपने पास है Na2CO3 के सोल्यूशन में, सोल्यूशन जब भी है नाम आए तो वाटर मिक्स हो गया बेटा, वाटर मिक्स ही बनता है और इसमें CO2 गैस पास करा देंगे तो ये क्या बना देगा बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट बना देगा। ठीक है, सोडियम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा व्हाट हैपन के लिए। ठीक है, अब इसके बाद इसके यूजेस बेटा और कर लेना। यूजेस कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, तो अभी आपने सबसे पहले इसका नाम ही पढ़ा, धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा, कपड़े को धुलने में। ठीक है, कांच इंडस्ट्री में जहाँ पर भी कांच वगैरह का प्रिपरेशन हो रहा है वहाँ भी कर रहे हैं। ठीक है, इसी से आपने देखा कि वॉशिंग सोडा भी बना, वॉशिंग सोडा से हमने करना है अपना धावन सोडा, और धावन सोडा से यहाँ भी बना वॉशिंग सोडा। ये भी यूजेस बन जाते हैं, रिएक्शंस के अंदर से यूजेस निकाल दो कि इसको बनाने में। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप ये भी बता सकते हो, जैसे कि हमने क्या बनाया यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया, तो ये भी यूजेस हो गया। ठीक है, अब अगला कंपाउंड हमारे पास क्या, खाने का सोडा का यानी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो फार्मूला है वो क्या है, NaHCO3। Na को क्या पढ़ते हैं हम लोग, सोडियम, और H को क्या पढ़ा गया, बाई, और CO3 क्या पढ़ा गया, कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, अब इसको कैसे प्रिपेयर करा गया, कैसे बनाया गया, तो प्रिपरेशन मेथड एक प्रकार से अपने पास रखा है बेटा। ये जो लास्ट सेक्शन में करी वही इसका प्रिपरेशन मेथड है। तो यहाँ पर क्या था, कैसे बनाया, सोडियम कार्बोनेट लिया और उसके सोल्यूशन को बनाया। सोल्यूशन का मतलब ये बता के ना, वाटर मिक्स करा और फिर उसमें CO2 गैस पास करा दी और क्या बन गया, सोडियम बाई कार्बोनेट बन गया बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, सोडियम कार्बोनेट के जली विलेन, सोडियम कार्बोनेट जल में मिक्स हुआ तो बन गया सोडियम कार्बोनेट के जली विलेन, और उसमें कौन सी गैस, CO2 गैस प्रॉवाइड कर दी और क्या बन गया, खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा बन गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैसा होता है, तो यह क्या है, सफेद रंग का चूर्ण है यानी व्हाइट कलर का पाउडर है। ठीक है, वाटर में सॉल्युबल है बेटा, ये भी वाटर में सॉल्युबल है। सॉल्युबल मतलब जल में घुलनशील है, घुलनशील है। तीसरा बता देंगे इफेक्ट ऑफ हीट, कि इस पे क्या इफेक्ट पड़ा हीट का, इफेक्ट ऑफ हीट यानी ऊष्मा का प्रभाव। इसको हीट कर बेटा वापस ही बना देगा, क्या बनाएगा अपने पास, डिकम्पोज हो जाएगा ना वो, सोडियम बाइकार्बोनेट को ऐसे भी हम लोग बनाना, Na2CO3 के सॉल्यूशंस में CO2 गैस पास कराई थी, ये इसका बन गया बेटा। और ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है व्हाट हैपन के लिए, कि सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन में CO2 गैस पास कराई, क्या हुआ, और यहाँ पूछा सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कराई, इस पे ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप का क्या प्रभाव। तो ऐसी रिएक्शंस घूम जाएंगे। आप अगर चारों कंपाउंड की प्रिपरेशन मेथड के रिएक्शन तैयार कर लो तो व्हाट हैपन अगर यहाँ से उठा तो 100% आएगा। ठीक है, वैसे मैंने अलग से आपको प्रिपेयर कराने के लिए क्लास लेनी है जिसमें ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे बेटा, सारे इंपॉर्टेंट्स जो रिएक्शंस हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट्स आपके क्या हैं शॉर्ट नोट्स हैं उनके लिए। अब इसके यूजेस तो आपको मालूम ही बेटा, क्या है इसका यूज, पहला यूज क्या है, क्या हम खाते हैं सोडा, हम खा लेते हैं, नहीं खाते ना। सोडे का यूज होता है बेकरी में, जितने भी बेकरी आइटम हैं जिनको सॉफ्ट बनाना होता है, जैसे ब्रेड है, आपका केक है, तो यहाँ पर कह सकते हो इसका उपयोग बेकरी में किया जाता है ना, यानी भोज्य पदार्थ बनाने में, ऐसे भी कह सकते हो। और कहाँ करते हैं हम लोग, दूध को फटने से बचाने के लिए, है ना, जब दूध अपना खट्टा हो रहा होता है तो उस वक्त दूधिया अक्सर मिला देते हैं दूध, ताकि हमारा खट्टा ना खट्टा हो तो फट जाएगा बेटा। ठीक है, और सबसे बड़ा रोल क्या, एंटासिड के रूप में, यानी जब हम कभी उल्टा सीधा खा लेते हैं, डाइजेशन हमारा फेल हो जाता है तो हमें कच्ची डकार आती है जिसमें खट्टा खट्टापन महसूस होता है, उस वक्त इनो जैसे आप लेते हो, इनो भी एक एंटासिड है बेटा, जिसको हम लेते हैं और वो हमारे अंदर क्या करता है, जाके एसिड बेस रिएक्ट हो गया, सॉल्ट बन गया, केमिकल रिएक्शंस हो गई अपने बॉडी के अंदर और वो बन गया अपने पास क्या, सॉल्ट बन गया। तो इस टाइप में बेटा आपको ध्यान रखना कि कब क्या करना, सबके लैब मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने पे इंपॉर्टेंट है, इस पे इफेक्ट क्या यूज हुआ, इसने वाटर से क्या रिएक्ट करा, तो ये बेटा इस टाइम में आपका कंप्लीट हो रहा है। आप इस बात को
ध्यान रखिए कि आपके पास समय का अभाव है और आपको बहुत कुछ करना है, परसेंटेज लाने हैं हमें, ठीक है। हम 80 से नीचे बात ही नहीं करते हैं, लोअर 80 हायर 90 प्लस। तो 90 प्लस पहुंचने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं 91.12 कैसे आएंगे, कैसे आएंगे, नहीं आएंगे ना, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेटा नेक्स्ट चैप्टर की तरफ कूद चुका हूँ। टाइम कम है, क्लास को तेजी से बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाना, ऐसे ही बढ़ाना है, ठीक है। आज ये क्लास आपकी फिनिश होके रहेगी बेटा, फिनिश होके रहेगी, आपको क्लास फिनिश करके दूंगा मैं, ठीक है। आपको ध्यान से पढ़ना है। अब हम लोग क्या पढ़े, मेटल, नॉन मेटल वाले चैप्टर में। मेटल क्या है बेटा, धातु क्या है, तो वे सब्सटेंस या वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को क्या लॉस करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते सब मेटल है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उस नॉन मेटल, ठीक है। लॉस और गेन दो खेल चल रहा है, लॉस और गेन का। तो यहाँ पर जो कि जिसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को क्या लॉस किया, लॉस मतलब त्याग किया, वो क्या है, मेटल है। और जिसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, गेन कर लिया, वो अर्थात ग्रहण कर लिया, वो क्या बन गया बेटा, बात समझना कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, वे पदार्थ या वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। सम एलिमेंट्स आर लॉस्ट देयर इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड मेटल। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। पदार्थ ना कहें, एलिमेंट को। कुछ ऐसे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। और वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। यानी मेटल्स और एलिमेंट को दो पार्ट में बांटने करते हैं, एक और बन जाता है, ठीक है। एक कौन सा बनता है ना, वो मेटल, नॉन मेटल, सब मेटल टाइप में बन जाता है, ठीक है। कहीं कहीं उसको सेमी कंडक्टर भी कह देते हैं हम लोग, कई नाम दिए गए, उसको अलग अलग दिया गया है। यानी ना वो मेटल की प्रॉपर्टी करेगा, ना नॉन मेटल की, दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे ना नर है ना नारी है, वो दोनों प्रॉपर्टी शो करेगा, उसे कहते हैं अर्धनारी। वैसे वो ना मेटल है ना नॉन मेटल है, ठीक है। अब हम लोग कहाँ पहुंच रहे हैं बेटा, मेटल समझ में आ गया। मेटल में जैसे हमने सोडियम मेटल लिया, और सोडियम ने क्या करा, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करा, लॉस कर दिया, सोडियम पे प्लस आयन आ गया। ऐसे ही अगर हम यहाँ नॉन मेटल में क्लोरीन ले लें और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो उस पर क्या है, निगेटिव आ गया। तो मेटल क्या होगा, मेटल वे एलिमेंट हो गए जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, नॉन मेटल कौन हो गए, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। यानी वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं उन्हें अधातु कहते हैं, और वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। अगर आपको ऐसे रिएक्शन देने में दिक्कत हो तो आप एग्जाम्पल में वो सब लिख सकते हो। मेटल्स के नाम जैसे आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर नहीं है, ठीक है, कॉपर लिख सकते हैं, ब्रॉन्ज नहीं लिखेंगे, कॉपर लिख सकते हैं, सिल्वर लिख सकते हैं, गोल्ड लिख सकते हैं, जितने मेटल जाते हैं सारे लिख देंगे। और नॉन मेटल में क्या एग्जांपल दे सकते हैं, फिर आपके रबड़ है, प्लास्टिक की है, प्लास्टिक के जो सिस्टम्स हैं अपने जितने भी हैं, ईंट है, लकड़ी है, ये सब क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, ये हो गया। अब आ रहे मिश्र धातु, मिक्सचर मेटल, टू और मोर मेटल आर मिक्स इन फॉर्म ऑफ अदर मेटल्स। एक नया मेटल बना, दो या दो से अधिक धातुएं जब मिक्स होती हैं और बनता है एक नई धातु। जैसे पीतल का नाम पड़ता ना, तो पीतल कोई धातु नहीं बेटा, अक्सर धातुएं कहाँ से मिली हमें, जमीन के अंदर खुदाई में। इन्हीं को हमने क्या कहा था, ओर, ठीक है, ऐसे का, खनिज का, मिनरल्स, और एक और था। तो मिनरल और ओर में क्या अंतर था, मिनरल वो थे जिन्हें हम अर्थ से खोद के निकालते हैं, और जिन्हें प्यूरिफाइड कर देते हैं, वो सब बन जाते हैं ऐसे। यानी धातु पृथ्वी के भीतर जिस रूपी अवस्था में पाई, धातुएं पृथ्वी के भीतर जिस रूपी अवस्था में पाई गई उसे हम कहते हैं खनिज। और जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण आसानी से हो जाता है और हमारी आर्थिक दृष्टि के हिसाब से लाभदायक होता है, उन्हें हम ऐस कहते हैं। जैसे कॉपर का प्रमुख ऐस क्या था, कॉपर पेराइट, एल्युमिनियम का क्या था, बॉक्साइट, ठीक है, आयरन का हेमेटाइट, जिंक का क्या था, जिंक कार्बोनेट वाला था, है ना। इस टाइप में आपको ध्यान रखना है, आपको किसका कौन सा कंपाउंड्स है, तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना बेटा। तो यहाँ पर अपने पास क्या, हमने एग्जांपल दिया पीतल। पीतल में क्या होता है, 80% बेटा कॉपर होता है और 20% जिंक होता है। तो ये क्या बन गया, मिश्र धातु। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु, जैसे नाइक्रोम आपने पढ़ा, कॉपर का जो हीटर का एलिमेंट्स है वो किसका बना, नाइक्रोम। नाइक्रोम मतलब निकिल और क्रोमियम,
वो भी मिक्सचर मेटल है। तो मिक्सचर मेटल यही कहलाएंगे बेटा, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को धातु। अमलगम क्या होता है बेटा? अमलगम इंग्लिश में भी अमलगम है, हिंदी में भी अमलगम है। इसे क्या कहते हैं बेटा हम लोग? ये अपना मरकरी है, पारा, पारा में कोई भी मेटल मिक्स कर दो, यानी पारा में से धातु, अमलगम। ये पारा है, मरकरी, मरकरी कोई मेटल मिक्स कर दिया आपने, क्या मिक्स कर दिया आपने? आपने आयरन मिक्स कर दिया, क्या कहलाएगा ये? अमलगम। मरकरी मिक्स कर दिया आपने, कॉपर, क्या बन गया? अमलगम। यानी पारा मिश्रित धातु को अमलगम कहते हैं। ठीक है, फिर आएंगे बेटा अपने प्रॉपर्टीज, मेटल्स की प्रॉपर्टी, धातुओं के गुण, क्या क्या इनके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि मेटल में, मेटल क्या करते हैं? मेटल रासायनिक, उनमें क्या होती है? अपनी एक साइन होती है। मेटल में स्वयं की एक चमक होती है। ठीक है, दूसरा होता है मेटल को गुड कंडक्टर है। ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स हैं। किसके? हीट के भी बेटा, और लाइट के, या कह दो, हाँ हीट और इलेक्ट्रिक कह दो। तो यहां बता सकते हो धातुएं जो हैं विद्युत तथा ऊष्मा, ये आपका क्या विद्युत है बेटा, और ये क्या है? ऊष्मा। तो धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। धातुएं जो होती हैं इनके क्या बनाए जाते हैं? वायर यानी तार बनाए जाते हैं। इनके क्या बनते हैं? तार बनते हैं। और धातुएं जो होती हैं लिस्टर होती हैं। मेटल और लिस्टर्स, मेटल में, मेटल को अगर हम पीटते हैं बेटा, यानी जब इसको पीटते हैं तो ये क्या एक्सपेंड हो जाते हैं, ब्रेक कर, इनको जो हम हैमर लेके पीटेंगे तो ये क्या होंगे? एक्सपेंड हो जाएंगे। पीटने पर क्या होते हैं? फैलते हैं। ठीक है, और ये अभंगुर होते हैं। अभंगुर का मतलब जिसे ऐसे छोड़े और ब्रेक डाउन ना हो, वो सारे सब्सटेंस क्या हैं? ब्रेक ना हो, दो या दो से पार्ट में ब्रेक ना हो, ब्रेक डाउन मतलब ब्रेक ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपना क्या बनेगा? ये सब मेटल की प्रॉपर्टी है। इसी के अपोजिट कर दो बेटा, नॉन मेटल बन गया। तो यहाँ पर आपके पास क्या गया? अधातु। अधातुओं के गुण आ गए कि नॉन मेटल में क्या प्रॉपर्टीज आ गई। तो नॉन मेटल में जैसे इन्होंने कहा कि इसमें साइन होती है, इनमें साइन नहीं होती है। अधातुओं में स्वयं की चमक नहीं होती है। ये गुड कंडक्टर हैं, ये बैड कंडक्टर हैं। ये क्या है? ऊष्मा के कुचालक होते हैं बेटा। बैड कंडक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? कुचालक। तो ये ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। इनके तार बनते थे तो इनकी बेटा डोरियां बनती हैं, यानी रस्सी टाइप की बनती है। ठीक है, इनको पीटने फैलते हैं और ये टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ये अभंगुर थे और ये हो जाते हैं क्या? भंगुर। तो इस टाइम में मेटल नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को कंपेयरिंग में बेटा याद करो। कंपेयरिंग में समझे, मेटल क्या होते हैं? साइनी होते हैं, यानी धातुओं में सबकी चमक है। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो मेटल्स हैं वो विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। मेटल्स के क्या बनाए जाते हैं? वायर बनाए जाते हैं। ठीक है, मेटल को जब हम बीट करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाते हैं, यानी फैलते हैं। मेटल को पीटने पर, धातुओं को पीटने फैलती है, धातुएं अभंगुर होती हैं। ठीक है, अपोजिट पढ़ लिया। मेटल्स, नॉन मेटल आर नो साइन। नॉन मेटल में अपनी कोई साइन नहीं है बेटा। नॉन मेटल क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं। किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। और नॉन मेटल्स की क्या बनाई जाती हैं? अधातुओं की क्या बनाई? डोरियां बनाई जाती हैं। अधातुएं पीटने क्या होती है? टूट जाती हैं, ब्रेक डाउन, ब्रेक हो गई, और ये भंगुर होती हैं, छोड़ने पर ब्रेक हो जाएंगी। ये बन गए बेटा। अब मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी बेटा, धातुओं के रासायनिक गुण, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ने चले। वो क्या मेटल के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उस पर चर्चा करने चल रहे हैं। ठीक है, जैसे पहली प्रॉपर्टी हमने की कि मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन फॉर्म ऑफ मेटल ऑक्साइड। इस वर्ड को यूज करें बेटा, जो बता रहे हैं कि धातु जो थी वो ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड बनाती है। ये लैंग्वेज लर्न करने के लिए, और अगर ऐसा भी लिखाओगे तो टीचर काटेगा नहीं, ये ध्यान रखें आप। और अगर रिएक्शन दिखाना चाहते हो तो रिएक्शन में ऐसे दिखा दो, Mg+O2 क्या बनाएंगे बेटा हम लोग? MgO।
और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 2 बैलेंस कर देंगे। तो ये मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, दूसरा देंगे हम लोग कि जो मेटल है, ठीक है, एक्टिव मेटल, मेटल यानी कि एक्टिव मेटल लिखो, कौन है, एक्टिव मेटल्स यानी सक्रिय धातु, किससे रिएक्ट करेंगी, अम्ल से यानी एसिड से। एक्टिव मेटल रिएक्ट विद एसिड यानी अम्ल से क्रिया करके क्या बनाती हैं, सॉल्ट एंड वाटर, नहीं सॉरी, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगी। तो यहाँ पर अपने पास बना क्या कि आप सीधे लिख दो कि जो एक्टिव मेटल है अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। आप रिएक्शन के फॉर्म में दिखाना तो रिएक्शन फॉर्म में दिखा सकते हो। ठीक है, कि अपने पास क्या कोई एक्टिव मेटल ले लो, जैसे अपने लिया जिंक ले लिया और हाइड्रोजन सल्फेट यानी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा दिया, तो जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू, तो ZnSO4 बन गया, अपना हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, तीसरी बात करते हैं हम लोग, तीसरी बात क्या करेंगे, अगर हम लोग के पास क्या है, मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड CO2 से रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट यानी धातु ऑक्साइड है। धातु ऑक्साइड क्या होगी, जैसे MgO और इसमें CO2 गैस पास करा दी गई, तो ये क्या बनाएगा, CO2 अपने कसम खा रखी, CO2 तो क्या बनेगा, CO3, ये बन गया मेटल कार्बोनेट। तो जो धातु ऑक्साइड है वो CO2 से क्रिया करके धातु कार्बोनेट बना दे रही है बेटा। ठीक है, कितनी प्रॉपर्टीज हो गई, 1 2 3, चौथी प्रॉपर्टी बात करो बेटा। ठीक है, मेटल जो है रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस इन फॉर्म ऑफ मेटल हाइड्राइड, क्या बनाते हैं ये सब, मेटल हाइड्राइड बनाते हैं बेटा, यानी धातु हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाती है बेटा, धातु हाइड्राइड बनाती है। दोनों भाषा लिख रहे हैं बेटा, ध्यान रखें इस बात को, धातु हाइड्राइड बनाती है। जो मैं लिख रहा हूँ इसको पढ़ के ऐसे लैंग्वेज में लिख दो, उसके बाद अगर रिएक्शन ना आए तो यही लिख देना था, और रिएक्शन अगर करना चाहो तो ये कर दो। जैसे Na है, H2 से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, NaH बना देगा बेटा, और यहाँ पर H को बैलेंस करते हुए 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, बात सुना रही था, मेटल इससे भी कर गया, मेटल की सारी रिएक्शंस हो गई। और मेटल जो होता है, मेटल अगर रिएक्ट करेगा वाटर से तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। यानी धातु ने जल से क्रिया करी, धातु हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम है और वाटर से रिएक्ट करा तो H2 से, तो वाटर को हम लोग कैसे लिखते हैं, रिएक्शन समझने के लिए ऐसे लिखते हैं H.OH, तो Na किसको ले जाएगा, OH को ले जाएगा, तो बना देंगे NaOH। अब इसको बैलेंस कराएंगे तो Na भी एक, O भी एक, H आपका एक बच रहा बेटा, उस H को H2 लिख करके आपसे बैलेंस करा, बन के बताइए अपने पास। तो ये आपके पास मेटल्स की प्रॉपर्टीज आ गई हैं। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल हो गया, सारे हो गए ना बेटा, कुछ छूट तो नहीं रहा है, कुछ छूट तो नहीं रहा है। सॉफ्टनिफिकेशंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, लेकिन वो नेक्स्ट लेसन में है। इसमें रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन नेक्स्ट लेसन में है, तो आपको इस लेसन के अंतर्गत जो मेन थे बेटा वो यही थे, मेटल्स की प्रॉपर्टीज, मेटल के नॉन मेटल की नॉर्मल प्रॉपर्टीज, जो जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं, मेटल की प्रॉपर्टीज है, मेटल क्या, नॉन मेटल क्या है। अभी आपके पास मिनरल और ओर्स में बात कर रहे थे, खनिज और अयस्क। खनिज क्या होती हैं, धातुएं पृथ्वी के भीतर जिस रूपीय अवस्था में पाई गई, मेटल जिस फॉर्म में अर्थ में पाया गया बेटा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल्स, यानी धातुएं पृथ्वी के भीतर जिस रूपीय अवस्था में पाई गई उन्हें कहा गया खनिज। और जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण आसानी से और आर्थिक दृष्टि से क्या होता है, लाभदायक होता है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, अयस्क। कॉपर का प्रमुख अयस्क क्या था, कॉपर पेराइट। जिंक का प्रमुख अयस्क जिंक ब्लेंड, जिसे ZnCO3 कहते हैं। ठीक है, और अपने पास जो था सिल्वर का, सिल्वर हॉर्न था। ठीक है, और
अपने पास बेटा कॉपर का हो गया, एल्यूमिनियम का बॉक्साइड था, बॉक्साइड क्या था Al2O3.2H2O, ठीक है। कॉपर पेराइड क्या था CuFeS2। कई बार पूछा कॉपर के सल्फाइड ओर का नाम और फार्मूला लिखो। कॉपर का सल्फाइड ओर कौन है, कॉपर पेराइड है। सिल्वर का सिल्वर हॉर्न है, ठीक है। इस टाइम में बेटा सभी के हमें ध्यान करें, मेटल नॉन मेटल चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। यहीं पर अपने पास ईसीएस सीरीज आती है। ईसीएस सीरीज में हमने क्या पढ़ा था, ईसीएस सीरीज क्या पढ़ा था कि जो मेटल हैं उनको उनके रिएक्टिव पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने पर क्या बनाई थी, सीरीज बनाई थी, जिसे हम लोगों ने ईसीएस सीरीज कहा था। जहां पर हमने देखा था वो सारे मेटल्स जो हाइड्रोजन से कहाँ होते हैं, ईसीएस सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर थे, वो सभी मेटल से रिएक्ट करके एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहे थे, यानी गैस उत्पन्न कर रहे थे, और उसके नीचे वाली धातु ऐसे नहीं कर रही थी। अब वो जो आपको ईसीएस का टेबल याद करने का जो तरीका बताया था वो क्या था, एक गाना याद कराया था आपको, लिख बासर काना मंगल मंजन सरफी सटको नीसन पभ कुहज आज बटाओ, उसी पर चर्चा करने चले बेटा, ठीक है। तो बेटा इस चैप्टर में बचा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स और रेडॉक्स कपल्स अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अगर इसी को रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो हम लोग लिखते हैं कि धातुओं को उनके किनके मेटल्स के ही उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर जो संधि प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती बेटा, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में, आप दोनों के लिए हमें कुछ करना है तो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यही है रिडक्शन पोटेंशियल को कौन से असेंडिंग ऑर्डर में रखने, रिडक्शन पोटेंशियल को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मानक इलेक्ट्रॉन विभव। तो इसी के आपको मानक इलेक्ट्रॉन विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होगी उसे विद्युत है। इसके लिए अपने क्या करता था, एक रफ वर्क में आपको एक संगीत याद कराया था, कौन सा, लिख बासर काना मंगल मंजन सरफी सडको नीसन पभ कुहज आज पटाओ, ठीक है। लिख बासर काना, लिख बासर का मतलब क्या होता है, मेटल्स को सही क्रम में याद करने का तरीका है। अगर ऑर्डर आपका सही रहे तभी आप सही जवाब दे पाओगे। तो लिख मतलब Li और K, लिख ये आपका बा सर, ये आपका का ना, ये मंग, ये हो गया अल, ये हो गया मन, ये जन, ये आपका सर, ये फी, ये सड को नी सन पभ, अब नीचे रहने के ऊपर लिख देना, ठीक है। क्या लिखेंगे, कु हज आज पट आओ, ये कहाँ लिखना था, इसी के नीचे लिखना था, ठीक है। बहुत नीचे चले जाते हैं इसलिए हम ऊपर ही आ गए। ये सब हाइड्रोजन से ऊपर है बेटा, ये सब बहुत एक्टिव मेटल है, और ये क्या है, मेटल है बट एक्टिव पावर जो इनकी बहुत लो होती है, ठीक है। अब इसको अगर आपने सही ढंग से नहीं याद करा बेटा तो यहाँ Li
Li से क्या बढ़ गया बेटा K, लगाना पड़ेगा ना, K से क्या होगा Ba, और Ba से बन गया Sr, ऐसे लिख देंगे एग्जाम्पल जब इसका आगे लिखिए हम लोग। अब हम लोग के पास क्या आ रहा है बेटा कि हम लोग के पास एक ऐसा क्वेश्चन मिल गया कि Zn जो है H2SO4 से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा। ऐसे रिएक्शन पूरी कंप्लीट मिलेगी आपको ZnSO4 प्लस H2। सिर्फ आपको क्या देखना है, इस मेटल का प्लेस कहाँ है। मेटल का प्लेस अगर ऊपर है तो आप आंसर दो यस, अगर नीचे है तो पैटर्न दो। तो आपका जिंक का प्लेस कहाँ है, जिंक का प्लेस जिंक 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 ये आ गया। जिंक का प्लेस क्या है, इसे सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, इसका मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है। दिस रिएक्शन आर पॉसिबल, ये क्रिया संभव है। क्यों संभव है, तो आपने क्या देखा, जिंक का जो प्लेस है वो इसे सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए जिंक किस अम्ल से प्रेरणा सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रेरणा करके हाइड्रोजन गैस स्थापित कर देगा। अगर यहीं पर आप हम कहते हैं कि लेड HCl से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है, यानी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर रहा है। क्यों, लेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो लेड का प्लेस कहाँ, उसका भी प्लेस हाइड्रोजन से ऊपर है। आपका आंसर क्या यस है, अगर ऊपर है तो यस, और नीचे होता है इसके नीचे चले जाते तो आपके आंसर क्या थे, नो। क्या थे, नो। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि लेड का जो प्लेस है वो इसे सीरीज में क्या हाइड्रोजन से ऊपर, यही आंसर है आपका कि लेड का जो स्थान है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए लेड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रेरित करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर सकता है। ठीक है। क्या कॉपर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, गैस उत्पन्न करेगा, तो आप बताएंगे नहीं। क्यों नहीं करेगा, कॉपर का प्लेस कहाँ है, इसके नीचे लिखना पड़ा, जगह बहुत शॉर्ट हो रही थी इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। कॉपर का प्लेस कहाँ है, हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए कॉपर क्या होगा, मेटल से रिएक्ट एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है। दूसरी बात आती है कि ये हायर में रिएक्टिव है, ये उससे लोअर है, ये हायर है, ये उससे लोअर है, जैसे जैसे नीचे है रिएक्टिव पावर कम हो रही है। यहाँ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये मेटल इस मेटल को डिस्प्लेस करेगा, क्यों नहीं करेगा, तो मेटल जो होता है वो मेटल के सॉल्ट से मेटल को डिस्प्लेस कर दे। कौन, हायर रिएक्टिव मेटल, जो बहुत सक्रिय धातु है वो कम सक्रिय धातु के लवण से धातु विस्थापित कर देती। जैसे आपके पूछा गया कि कॉपर की छड़ से सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हिलाने पर जो सिल्वर का डिस्प्लेस हो गया, क्यों हो गया, तो उसका रीजन बता देंगे हम लोग। यहाँ पर क्या दो मेटल से कॉपर एक सिल्वर, कौन ऊपर है पहले देख लो, तो आपको मिले कॉपर क्या ऊपर है और सिल्वर का नीचे है। तो सिल्वर की कंपनी में कॉपर क्या है, सिल्वर की कंपनी में कॉपर क्या बेटा, सिल्वर की कंपनी में कॉपर हाई रिएक्टिव मेटल लोअर रिएक्टिव मेटल को क्या डिस्प्लेस कर देता है, और इसलिए वो नीचे बैठ गई, चांदी नीचे बैठ गई। या कब पूछा गया इसका जो विलयन का रंग था नीला गायब हो जाता, क्यों हो जाता, कैसे क्वेश्चन है ना, कॉपर की छड़ से सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हिलाने पर उसका नीला रंग क्यों गायब हो जाता, तो वहां पर भी आंसर कॉपर की छड़ से सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हिलाने पर उसका नीला रंग गायब हो गया। पहले तो इतना लेकिन गायब हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि कॉपर ने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से सिल्वर को विस्थापित कर दिया। ठीक है, जिसके कारण उसका नीला रंग गायब हो गया। अगर आपको हम इसे कहते हैं कि अपना पर्सनल क्वेश्चन ले कि जिंक है, जिंक को हमने क्या डाल दिया बेटा, हमने डाल दिया लेड सल्फेट के सॉल्यूशन में। अब हम कहते हैं यहाँ ग्रीन कलर का स्मोक उठा, तो आपको इसका मतलब रिएक्शंस हो रही है, रिएक्शन क्या हो रही है, हो रही है, यानी जिंक ने क्या करा होगा, जिंक हायर होगा और ये लोअर होगा, तो जिंक ने लेड को क्या डिस्प्लेस कर दिया होगा, डिस्प्लेस कर देगा तो जिंक के लेड के प्लेस पे जिंक आ गया होगा और पीबी हो जाएगा। अब जब ऐसा हो जाएगा तो रिएक्शंस हुई है, इसका मतलब तो कुछ ना कुछ, तो आपका आंसर क्या आएगा कि हायर रिएक्टिव मेटल ने लोअर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, जिसके कारण ग्रीन कलर का फॉग आ गया, या कुछ भी कह सकते हैं कि सॉल्यूशन ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, जैसा पैट वैसा हो जाएगा, लेकिन रीजन एक ही होगा बेटा कि जो हायर रिएक्टिव मेटल है, यानी जो सक्रिय अधिक सक्रिय धातु है वो कम सक्रिय धातु के लवण से धातु को भी स्थापित कर देती है। फिर एक आता बेटा अपने पास क्या, एक आता है कि किस पर किसकी पॉलिश करी जाती है। नीचे वाले जितने मेटल है उनकी पॉलिश ऊपर वाले कराई जाती है, ऊपर वाले नीचे वाले नहीं हो सकती है। जैसे अगर आपको हम ये ऑप्शन दें क्या क्या, इनमें और इनमें, तो आप इसकी पॉलिश इस पे करा लोगे, बट इसकी इस पे नहीं होगी, इसके में यस आंसर आएगा और इसमें नो, यानी मैग्नीशियम की पॉलिश कैल्शियम पे करी जाए, लेकिन कैल्शियम की मैग्नीशियम पर नहीं हो पाएगी। जैसे आप कहीं पर गोल्ड है और सिल्वर है, तो आप सिल्वर पर गोल्ड की पॉलिश करा दोगे, क्योंकि सिल्वर कहाँ बेटा
ऊपर और गोल्ड का नीचे, तो सिल्वर पे गोल्ड की पॉलिश हो जाएगी, लेकिन गोल्ड पे सिल्वर की पॉलिश कराएंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि हायर रिएक्टिव मेटल पर लोअर रिएक्टिव मेटल की पॉलिश हो सकती है, बट लोअर रिएक्टिव मेटल पर हायर रिएक्टिव मेटल की पॉलिश नहीं हो रही है। यानी कम सक्रिय धातु की पर अधिक सक्रिय धातु चढ़ जा रही है, लेकिन अधिक वाले की कम पर नहीं होती है। ठीक है, एक इसका यूजेस और है बेटा, जहां पर बहुत सारे स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिए होते हैं। ठीक है, ये अभी आपने लिखा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे होते हैं, बहुत सारे क्या दिए होते हैं आपको, इलेक्ट्रोड भी दिए होते हैं 3-4, उनसे कहते हैं श्री विभव। तो वहां आपको क्या देखना है, इस रूल को ध्यान रखना कि आपका इलेक्ट्रोड विभव बढ़ा है, यानी नीचे सबसे अधिक होगा, उसके ऊपर और कम, ये सबसे कम है। इसका इलेक्ट्रोड विभव क्या है, सबसे कम है, और इसका क्या है, सबसे हाई है। तो वहां पर आपको 3-4 ऐसे बना दिए क्वेश्चन में, जैसे ए की वैल्यू दे दी गई 1.02 वोल्ट, बी की वैल्यू दे दी गई -4.02 वोल्ट, सी की वैल्यू दे दी गई 0.16 वोल्ट, डी की वैल्यू दे दी गई 2.35 वोल्ट, ई की वैल्यू दे दी गई 192 वोल्ट, और एफ की वैल्यू दे दी गई 3.72 वोल्ट। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि इसमें सबसे कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका दिया है। जिसका सबसे कम होगा उसको ही सबसे ऊपर देंगे, और जिसका सबसे अधिक होगा वो कहाँ होगा, सबसे नीचे होगा। ठीक है, जिसका सबसे कम होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो कहाँ होगा, सबसे ऊपर, और जिसका सबसे कम होगा वो नीचे होगा। तो इनमें सबसे कम कौन सा नंबर है, नेगेटिव नंबर ही कम माने जाते हैं, पॉजिटिव नंबर की कंपनी में नेगेटिव नंबर कम माने जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा नेगेटिव कौन है बेटा, ये बी वाला मिला आपको, तो आपकी सीरीज जो बनेगी उसमें सबसे ऊपर बी आएगा। बी के बाद दूसरा नेगेटिव आपको मिल गया कौन सा, ई, तो ई क्या बन गया बेटा, उसके नीचे आ गया, बी के नीचे ई बन गया। अब इनके बाद दो नेगेटिव थे वो खत्म हो गए, अब पॉजिटिव नंबर में कौन उससे बड़ा आया, तो पॉजिटिव नंबर में ये आया सी। अब सी से बड़ा कौन आया, सी से बड़ा आया आपका ए से बड़ा कौन आया डी, और डी से बड़ा कौन आया एफ। तो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तैयार हो गई। तो वहां आंसर आप ऐसे लिखेंगे कि बी जो है का उससे कम है, और ई का और बड़ा होगा, सी ए डी एफ, आंसर ऐसे लिखे जाएंगे। लेकिन चॉइस आपकी क्या बेटा, आपको देखना है किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम है, जिसका सबसे कम है उसको सबसे ऊपर। ठीक है, इसको हम अपनी भाषा में कहते हैं भिखारी का सम्मान, जो सबसे बड़ा भिखारी उसको सबसे ऊपर, छोटा भिखारी उसके नीचे। ऐसे करते करते जो सबसे रईस आदमी है, यानी जिसके पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, वो सबसे कहाँ है, नीचे आने वाला, और जिसका सबसे कम है वो कहाँ है, टॉप पर है, और जिसका सबसे कम है बॉटम पर है बेटा। ठीक है, तो ये बेटा क्लास आपकी कंप्लीट हो रही है। अब आपको क्या करना है, जितना पढ़ाया गया है इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, टाइम मिले रिवाइज करिए, ना टाइम मिले इसको अगेन फिर से आप देखिए, जितना देख सकते हैं बेटा। देखिए, जो हाई स्कूल मार्कशीट है बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्कशीट बेटा, परसेंटेज बहुत मायने रखते हैं, इसलिए आप जहाँ तक कोशिश हो पाए, ठीक है, जहाँ तक कोशिश हो पाए इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन इतने ही आने हैं जो मैंने बताए हैं, इतने ही आने, बस इसको पढ़ते रहिए, बार बार रिवाइज करते रहिए। ठीक है, अगर कॉपी में लिखा तो कॉपी में भी पढ़ते रहिए। लेक्चर सुनने से और कॉपी में करने से कोई सामने वाला समझा रहा है, हो सकता है जैसे हम ही लोग बेटा पढ़ा रहे थे, तो हर बार जब पढ़ाते हैं हर बार एक नया बैच लेके आते हैं। अब जब नया बैच लेके आते हैं तो हर बार हमें बुक में कुछ ना कुछ नई चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, वैसे आप लोग भी अगर बार बार लेक्चर अटेंड कर रहे हो, कुछ बातें पिछली बार मिस हुई होंगी, इस बार देखने मिलेंगी, तो वो आपको मिसिंग नहीं करना। मात्र 4 से 6 दिन की बात है, 4-6 दिन अगर आप इसको ऐसे ही देखते रहो बेटा, क्लास अटेंड करते रहो और देखते रहो, आपको नई नई क्लासेस देगा। नेक्स्ट क्लास फिजिक्स से आने वाली है, फिर बायो का कोई देखा जाता है बेटा, समाधान तो सबका करना ना, समाधान तो हिंदी का भी करना है, इंग्लिश का भी करना है, तो कुछ ना कुछ तो हम लोग को करना ही बेटा। तो हम लोग उस बेस पर चलते रहेंगे। ठीक है, बात नहीं समझ में आ रही है तो आपको सारे क्वेश्चन जो मैंने समझाए वो समझ में आ रहे हैं। ठीक है, और समय समय पर इसको देखते रहे। परसेंटेज आपको लाने हैं बिना किसी टेंशन के। ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मेरी उम्मीद है,
ठीक है, कि आपके मार्क्स आएंगे और आपको बस अपनी राइटिंग का भी एक स्किल होता है, राइटिंग स्किल भी एक दिन मुझे समझाना कि क्वेश्चन कैसे आपको पेपर में लिखने हैं, उस पर भी होना पेपर से ठीक एक दिन पहले मैं उस पर चर्चा करूंगा एक बोर्ड कॉपी के थ्रू। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, अभी तो आपको यही करना है, लेक्चर देखिए, रेस्ट करिए, ठीक है, और हेल्थी रहिए। इस दौरान कोई ऐसा गलत काम ना करें जैसे एक्सीडेंटल होता है या कुछ ऐसा उल्टा सीधा ना खाएं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम आए। आपको क्या करना है, आगे पढ़ना है, पेपर तक कोई ऐसी बीमारी नहीं आनी चाहिए जैसे कि आप लोग कहते हैं पेट में दर्द हो, कहीं ये हो रहा है, कहीं इस डॉक्टर के पास, कहीं उस हॉस्पिटल जा रहे हैं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं आनी चाहिए। हेल्थी रहें और पढ़ते रहें। ठीक है, बाय।